Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangit. Today we are going to start with our new chapter of our CMA Intermediate Financial Accounting series. Today we are going to start with our chapter that is Preparation of Financial Statement from Incomplete Records. This video is going to be built in Hindi and built in English. ठीक है, तो ये जो वीडियो है थोड़ी बहुत इंग्लिश में होगी, थोड़ी बहुत हिंदी में होगी. मैं इंग्लिश में रीड करूँगी एंड देन आई गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द हिंदी. ठीक है, तो अपन ये जो नोट्स हैं ये आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं अपन सारा का सारा. तो आप चाहे तो अपनी स्टडी मटेरियल को ओपन कर सकते हैं या फिर आप सिंपली मेरे से सुन सकते हैं. ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है इफ़ इन केस अगर इससे क्वेश्चन आता है तो. ठीक है, ये आपका स्टडी नोट नंबर 5 है. ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फिर एक तरीके से किस तरीके से अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के. सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते क्या है, एक सिंपल फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड जो कि अपन बनाते हैं एक तरीके से जो नॉर्मल बही खाता बनता है. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए एक पेबलर है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सब्जी वाला है. ठीक है, वो अगर रिकॉर्ड करता है कि उसकी इतने दिन की सब्जी मतलब आज सुबह अगर वो 1000 रुपीज़ लेके आया था स्टार्टिंग में और वो अगर घर पे कितने रुपए लेके जा रहा है, वो 1200 रुपये लेके जा रहा है, इट मीन्स उसकी 200 रुपये की कमाई हो चुकी है. या फिर अगर अपन कहें कि उसने 50 रुपये का खाना भी लंच जो है वो उसने बाहर खाया था, दैट लीड्स उसकी 250 रुपीज़ की इनकम हुई है. ठीक है, तो इसी तरीके से एक सिंपल रिकॉर्ड कह सकते हैं कि जिसके अंदर डबल एंट्री फॉलो नहीं हो रही है, सिंगल एंट्री ही फॉलो करी जा रही है. इस चीज़ को अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं या फिर एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं. अब अपन इसका प्रॉपर थ्योरी कंटेंट पढ़ते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. इंट्रोडक्शन. सबसे पहली बात, सिंगल एंट्री सिस्टम इज कंसिडर एज नो सिस्टम एट ऑल. जो सिंगल एंट्री है उसको कोई सिस्टम एट ऑल नहीं मानते. एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं अनलाइक डबल एंट्री सिस्टम इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस. ठीक है, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिकली बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंगली या फिर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर एक मतलब एक प्रॉपर मेंटेन करे जाते हैं, उसमें सिंगल एंट्रीज वैसे नहीं करते हैं. तो वो एक तरीके से अनबिलीवेबल हो जाता है, बिलीव नहीं कर सकते अपन उन मतलब अपन इतना रिलाई नहीं कर सकते कि इन पे सिंगल एंट्री बेसिस पे. ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें ये कहा है नेक्स्ट कि जो इट इज़ ट्रू दैट द अर्थमेटिकल थ्रू दैट द सिंपल स्टेटमेंट बिजनेस लॉजिक्स कैन बी एक्सप्लेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस. ये ऐसे कह रहे हैं कि ये चीज़ सही बताई है कि अपन को ज़रूरी नहीं है कि अपन पूरे प्रॉपर अकाउंट्स बनाएं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सब्जी वाले का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सारे अकाउंट्स बनाए. वो क्या करेगा, सिंपल फॉर्म ऑफ अकाउंट्स को फॉलो करने की कोशिश करेगा जिससे उसको ये पता चल सके कि वो एक दिन का कितना कमा रहा है या फिर एक महीने का वो कितना कमा रहा है. राइट, इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है पेबलर का, आप उसको सेल्फ रीड कर सकते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला असरटेन करा गया है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कि आप इस तरीके से अगर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट आया है. कैसे, मानिए जितना पैसा आप घर पे लेके जा रहे हैं, आप घर पे कितना पैसे लेके जा रहे थे, दैट इज़ 1200 रुपीज़ आप घर पे लेके जा रहे थे, प्लस 50 रुपीज़ दैट इज़ आपने अपने बिजनेस से लंच के लिए 50 रुपीज़ आपने निकाले थे. तो वो आप इसमें ऐड बैक कर दीजिए, माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल क्या थी, जितनी आप स्टार्टिंग में घर से लेके आए थे, दैट लीड्स टू 1000 रुपीज़ लेके आए थे. फिर उसमें से माइनस कर दीजिए फर्दर इंट्रोडक्शन. मतलब फर्दर इंट्रोडक्शन मान लीजिए कि वो लंच करने के बाद में घर पे गया और घर से उसको रिक्वायरमेंट थी तो वो घर से 100 रुपीज़ और लेके आ गया अपनी 100 तो उसका मतलब एक तरीके से ओपनिंग तो थी उसके पास में 1000 की, साथ ही साथ वो उसने 100 रुपये और ऐड कर लिए. दैट लीड्स टू 1100 रुपीज़ जो कि उसके पास में थे. तो इससे क्या पता चल रहा है कि अपन को 150 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है एट द एंड वो जो लेके जा रहा है एक ग्रोसरी शॉप वाला, है ना. इस तरीके से एक जो छोटे लोग छोटी शॉप्स या छोटे स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे many times small business organization do not maintain comprehensive accounting system on which is based on double entry principle. जैसे मैंने आपको कहा ज़रूरी नहीं है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन कर सके अकाउंटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री प्रिंसिपल. The businessman is unlikely to maintain minimum information like balance of opening, cash, bank और ये सारी चीज़ों के जो मिनिमम बैलेंसेस होते हैं वो उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं.
ठीक है, इस वजह से डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होती है। और क्या लिखा है, सच सिस्टम मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक। ठीक है, जो अपने सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और कैश बुक के अंदर कैश बुक बनाई जाती है। जो भी एक्सपेंसेस है और जो भी इनकम है वो सारे के सारे अपन कैश बुक के अंदर ही लिखते हैं। वेदर पर्सनल अकाउंट्स रिफ्लेक्ट डेटर्स और क्रेडिटर्स पोजीशन। दिस सिस्टम यूजुअली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। हिंस नो अक्रूवल एंड नॉन कैश एंट्रीज आर नॉट पास्ड। जो ये अक्रूवल बेसिस पे फॉलो नहीं करता है तो जो नॉन कैश बेसिस एंट्रीज होती है इसमें रिकॉर्ड नहीं होती, जैसे डेप्रिसिएशन हो गई या कोई प्रोविजन हो गया अपने एक्सपेंसेस के लिए या कोई अक्रूड इनकम है जो होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो अगर इन शॉर्ट में अगर अपन देखें कि क्या क्या फीचर्स हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स बाय अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। जो सोल ट्रेडर जो होते हैं वो बना सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म बनाती है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, इसके अंदर सिर्फ कैश बुक ही बनाई जाती है क्योंकि इसके अंदर पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्राइवेट ट्रांजेक्शन जो अपने घर के हो गए वो सारे के सारे मिक्स करके बनाई जाती है। ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर टू बी केप्ट, इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट जो है वो रखे जाते हैं। अपने जो रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट है उनको अपन इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लाइक अपने पास में जो भी वाउचर्स है, अपन जो ओरिजिनल वाउचर्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनके बाद में ही उनके बेसिस पे ही रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है और साथ ही साथ अपने नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट अपन नहीं बनाते, तो इस पर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जस्ट बिकॉज अपने पास में सारे टाइप के अकाउंट्स नहीं है तो अपन प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट बनाने में अपन को प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स जो है इसके अंदर बनाए नहीं जाते हैं। अगर अपन एक डिफरेंस जाने कि डिफरेंस क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम में और डबल एंट्री सिस्टम में, तो अपन चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है द डबल एंट्री सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जैसे कि अपन सबको पता है जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर क्रेडिट एस्पेक्ट भी देखा जाता है और डेबिट भी देखा जाता है। ठीक है, बट इन सिंगल एंट्री सिस्टम देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ सम ट्रांजेक्शंस। जैसे कि अपन को पता है कि कुछ ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स नहीं होते, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है। सम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली इन वन ऑफ देयर एस्पेक्ट्स वेयर सम अदर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बोथ द एस्पेक्ट्स। ठीक है, अंडर डबल एंट्री सिस्टम वेरियस सब्सिडरी बुक्स सच एज सेल्स बुक, परचेज बुक्स एक्सेट्रा आर टू बी मेंटेन। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो अपन बनाते हैं, जैसे सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक हो गई। बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर कोई भी सब्सिडरी बुक नहीं बनती है, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनती है जिसके अंदर अपन आधा कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ लेजर इज मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम देयर इज अ लेजर विच कंटेन्स पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। बट जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को ही लिया जाता है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट को अपन कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव अंडर डबल एंट्री सिस्टम प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पॉसिबल। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें ट्रायल बैलेंस अपन बना पाते हैं, बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें अपन ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। इसी वजह से जो अपना काम होता है उसको अपन एक अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है। डबल एंट्री सिस्टम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन अ साइंटिफिक मैनर। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जब अपन करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जो है वो एक तरीके से एक साइंटिफिक मैनर के अंदर एक रूल्स एंड के साथ में बनती है। बट उसी जगह अगर अपन सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओनली अ रफ एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मेंटेन एंड अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर विच resembles a balance sheet in appearance but does not present an accurate picture of the financial position। देखिए इसने क्या कहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि अपन एकदम प्रॉपरली एस्टिमेट कर सके, अपन प्रॉपरली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं। एक तरीके से रफ स्टेटमेंट होता है जो अपन प्रिपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि अपन के बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आर रिलेटेड टू सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स है जो सिंगल एंट्री सिस्टम से
के हैं। सबसे पहले क्विक एंड ईजी टू मेंटेन। जब सिंगल एंट्री सिस्टम है इसके अंदर ज़्यादा अपन को नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, इसके लिए ये क्विक एंड ईजी टू मेंटेन होता है। वन डजंट रिक्वायर्स एम्प्लॉय एज अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। अपन को इन अकाउंट्स को बनाने के लिए क्वालिफाइड अकाउंटेंट को हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अपन सेल्फ भी बना सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द बिजनेस रन बाय एन इंडिविजुअल वेयर अ वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ नॉट लार्ज। ये उन बिजनेस के लिए अच्छा है जो स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं और जो उनकी क्वांटिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स जैसे कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इट इज़ इकोनॉमिकल एज इट डज़ नॉट नीड अ कॉम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग। इसके अंदर अपन को अलग अलग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये सारे जितने भी अपने अकाउंट्स हैं ये सारे अपन को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो ये जो होता है एक तरीके से इकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है, एंड कॉम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड कीपिंग होती है इसमें बहुत कम से कम। बट अब जैसे जैसे लोग चीज़ों के बेनिफिट्स होते हैं तो उन चीज़ों के नुकसान भी है ना, नुकसान भी है। तो क्या क्या वीकनेसेस हैं अपने, ये देखते हैं। सबसे पहली वीकनेस है एज प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री इज़ नॉट फॉलोड। जो प्रिंसिपल है अपना डबल एंट्री का वो फॉलो नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से जो ट्रायल बैलेंस है वो अपन अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा तो अपन जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो अपन गारंटी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट नुकसान तो ये हो गया। सेकेंड वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी फाउंड आउट ओनली बाय एस्टीमेट और एज नॉमिनल अकाउंट एंड नॉट मेंटेन। इसके अंदर जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नॉमिनल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं अपन उसके अंदर, बट जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो नॉमिनल एंट्रीज़ को तो रिकॉर्ड ही नहीं करता, तो इस बेसिस पे अपन इसमें नहीं बना सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक बैलेंस शीट इन एब्सेंस ऑफ रियल अकाउंट एंड सेम बेसिस पे जैसे रियल अकाउंट्स भी इसके अंदर कंसिडर नहीं करे जाते और रियल अकाउंट से क्या बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी तो उससे क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपन ये पता करना कि फ्रॉड है। फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी इज़ नॉट प्रॉपर, क्योंकि अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी तो इस वजह से वैल्यूएशन जो होगी असेट एंड लाइबिलिटी की वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट the external agencies like bank cannot use financial information. A bank cannot decide whether to lend the money or not. जैसे कि अब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे, वो सारे के सारे अपनी पोजीशन अच्छे से शो नहीं कर पा रहे। तो जो बैंक्स है जिनसे आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो वो आपके स्टेटमेंट्स पे रिलाई नहीं कर पाएंगे और वो आपको मुश्किल हो जाएगा अगर आपको कभी कोई लोन लेना होगा इन फ्यूचर। तो it is quite like that the business and personal transaction are prioritized gets mixed, जो of the proprietors get mixed, sorry, है ना। जो भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड जो अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है वो प्रोप्राइटर के वो सारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि मेथड क्या है। सबसे पहला मेथड जो अपन इसमें पढ़ते हैं दैट इज़, सबसे पहले आता है इसके अंदर कंपैरिजन मेथड, या फिर अपन कह सकते हैं इस तरीके से अपन को स्टेटमेंट फॉलो करनी होती है। क्या किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट, देखिए जो भी अपनी क्लोजिंग कैपिटल है, जो मैंने आपको बताया था जो आप घर लेके जा रहे हो, माइनस कर दो जो आप घर से लेके आ रहे हो, दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल। जब ये हो गया, अगर आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से मतलब अपने बिजनेस से पैसा निकाला है, वो अपनी होगी ड्राइंग्स, उन ड्राइंग्स को ऐड कर दीजिए जस्ट बिकॉज आपने उतना पैसा तो कमाया ही है ना। लेस कर दीजिए फर्दर कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस हुई है जो कि आप बीच में से घर पे जाके लेके आए हो, ठीक है, उसको लेस कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस क्या है। साथ ही साथ अगर कोई भी एडजस्टमेंट हो, लाइक से बेड डेप्स की हो, डेप्रिसिएशन की हो, तो आप उसको भी लेस कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड आ जाएगा। ये आने के बाद में लेस कर दीजिए जो भी जैसे इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल है या फिर पार्टनर्स की सैलरी है एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी लेस कर दीजिए। तो फाइनल जो अमाउंट आएगी आपके पास में डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरीके से अपना जो ये फर्स्ट मेथड है अपन इस तरीके से ही कैलकुलेट करते हैं। अब इससे रिलेटेड अपन इलस्ट्रेशन देखते हैं जो आपके स्टडी मटीरियल में ही गिवन है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन दैट इज इन द पेज नंबर 251 फ्रॉम द ओल्ड बुक। ठीक है, देखिए, मिस्टर प्रकाश कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही हैज़ गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज असेट्स एंड लाइबिलिटी। इनके पास में ये ओपनिंग है, ठीक है, ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब अपन को क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, स्टॉक एंड ट्रेड दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, कंप्यूटर दे रखा है। ठीक है,
और क्या कहा है अपन को, साथ ही साथ अपन को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रॉट इन एडिशनल ऑफ 7,500 रुपीज़ कैश इन बिजनेस। मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, एडिशनल कैपिटल का क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ही विड्रॉ गुड्स फॉर 2,100 and cash of 7,200, तो 2,100 प्लस 7,200 दैट लीड्स टू 9,300 जो है उसने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स है वो, तो ड्राइंग्स का क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज़ बी गिवन एट 5% इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अपनी कैपिटल कितनी है, 9,600 की अपने पास में कैपिटल है, ये आपको ठीक है, जो आपकी कैपिटल है उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है। और ये कैपिटल कैसे निकलेगी, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी या फिर क्लोजिंग कैपिटल होगी ना, उसके बेसिस पे अपना चार्ज लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 10%। जो आपने 9,300 रुपीज़ की ड्राइंग्स करी है उस पर 10% का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। जो भी अपन को स्टेटमेंट जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2015 की और 2016 की दे रखी है। तो अपन स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले जितनी भी अपन को दे रखी है, लाइक क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैश एट बैंक दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, ये सारा जो भी अपन को डेटा दे रखा है, अपन को इनको रिकॉर्ड करना है और अपन को अपनी बैलेंस शीट बनानी है एक तरीके से। अपन ने एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड लिख दिया दोनों तरफ। आई होप ये ईजी है, इसके अंदर कुछ भी इतना वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। बाकी के लिए जो भी जैसे कैश एट बैंक दे रखा है अपन को, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी और कंप्यूटर, ये आपने सारे के सारी एसेट साइड आ जाएगी। जो भी अपने क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल है वो अपने पास में आ गया। और जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है दैट लीड्स टू 96,000। ये जो 96,000 है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, जस्ट बिकॉज ये आपके 2015 से रिलेटेड है। ठीक है। नाउ क्योंकि ये 2015 की क्लोजिंग कैपिटल जो होगी वो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी ना, इसके लिए इसलिए अब अपन ने नेक्स्ट ईयर का भी डेटा अपन को सारा का सारा गिवन है, अपन ने यहाँ पे लिख दिया और इधर लिख दिया। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर आया दैट लीड्स टू द क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले अपन जो अपने पास में क्लोजिंग कैपिटल जो अपन ने निकाली 1,31,400 की, इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपन ड्राइंग्स को प्लस करते थे ना, तो अपन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको भी प्लस करेंगे। और अगर अपन फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस को माइनस करते थे तो जो इंटरेस्ट होगा अपना कैपिटल इन पे वो भी माइनस होएगा। ठीक है। तो क्या कहा, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करा तो फिर अपने पास में ये आ गया 35,400। अब इसके अंदर अपने पास में ड्राइंग्स कितनी थी, 9,300 की ड्राइंग्स थी। ड्राइंग्स का क्या करते हैं, ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देते हैं, तो ऐड कर दिया। और ड्राइंग्स पे अपन को कहा था कि 10% का इंटरेस्ट है, दैट लीड्स टू 9,300 पे अपने को 10% का इंटरेस्ट, तो आ गया 930। ठीक है। फिर इसके बाद में अपना आता है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जो था, अपनी ओपनिंग कैपिटल अभी अपन ने कैलकुलेट करी दैट लीड्स टू 96,000 रुपीज़ की। और अपन को कहा है जो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग मतलब जो कैपिटल है आपका दैट लीड्स टू 5%। ठीक है। तो 96,005 पे 5% अगर अपन निकालेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 4,800, वो अपन माइनस कर देंगे। साथ ही साथ जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, कितने की करिए 7,500 की, तो 7,500 भी अपन लेस कर देंगे। तो अपने पास में कितना आ गया, अपने पास में जो अपना नेट प्रॉफिट आ गया एंड लॉस आ गया वो कितने का आया, 33,330 रुपीज़ का आ गया। ठीक है। इसी के साथ में अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी रहती है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में आगे तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और कोई भी हेल्पफुल लग रही हो थोड़ी भी, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं आपसे, चलिए रीड करते हैं। ऑन 1 April 2012 नेहा स्टार्टेड अ ब्यूटी पार्लर। ठीक है। शी रिक्वायर्ड अ शॉप ऑफ 12 लाख रुपीज़ एंड पेड 2 lakh rupees for interior fittings. She put 4 lakh rupees into business bank account. She carries on till 31st March 2013. She wanted to know what the parlor has earned over a period. She has
approach you to find out the business result with the following information on 31st March 2013. ठीक है, तो एक सेंस में अगर अपन अभी तक कितना समझे हैं, अभी तक अपना इतना समझे हैं कि 12,000 प्लस 2,000 दैट लीड्स टू 14,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000, तो उसके पास में ओपनिंग कैपिटल कितनी है, दैट लीड्स टू 18 लाख रुपीज़ की है. ठीक है, ये चाहे से आप ऐसे बनाओ या फिर आप एक स्टेटमेंट बना के देखना चाहो तो भी सेम रहेगा. ठीक है, और क्या कहा है, इन एडिशन टू द शॉप एंड फिटिंग शी हैज़ फॉलोइंग पोजेस. क्या क्या है, स्टॉक है उसके पास में 6 लाख रुपीज़ का. मोटर कार परचेज करी है उसने ऑन 39/2012, मतलब 39/2012. तो अपना जो डेप्रिसिएशन अगर अपन चार्ज करेंगे फ्यूचर में पूछा जाएगा तो वो किस पे होगा, 6 मंथ्स के बेसिस पे होगा. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव, और जो कार है वो मोटर कार कितने की है, 5,50,000 रुपीज़ की. कैश एट बैंक दे रखा है अपन को 2,50,000 का. बेस्ड ऑन हर लिमिटेड नॉलेज शी हैज़ टोल्ड यू टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 2% पर एनम की रेट से अपन को इसने बोला है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो. ठीक है, एंड शॉप जो है उस पर 5% का डेप्रिसिएशन है. फिटिंग 5% ऑन फिटिंग्स है, सॉरी शॉप पे 2% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिटिंग्स पे 5% करना है, एंड कार पे 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कहा है. ऑन 31st March 2013 1,40,000 वॉज पेबल टू क्रेडिटर. ठीक है, एंड 1 लाख टू हिज फ्रेंड फॉर मनी बोरोड फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, शी हैज़ विदड्रॉल 2,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ ड्राइंग के सेंस में है. तो 2,000 × 12 दैट लीड्स टू 24,000 रुपीज़ की उसने ड्राइंग्स करी है. अभी तक अपन ने क्वेश्चन को समझा. अब अपन सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले जो मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखा दी थी वैसे ही ओरली अगर अपन स्टेटमेंट में देखें तो असेट वाली साइड शॉप लिख दी, फिटिंग लिख दी, बैंक लिख दिया, इसका टोटल करा दैट्स लीड टू 18 लाख रुपीज़. और इधर की तरफ लाइबिलिटी में कुछ है नहीं अपना, तो इसमें अपन ने यहाँ लिख दिया, तो 18 लाख रुपीज़ अपनी ओपनिंग कैपिटल आ गई. ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव स्टेटमेंट जो बनाना है अपन को अफेयर्स किसका, 2013 का. ठीक है, वो 12 का था, अब 13 का बनाना है. सबसे पहले शॉप जो थी अपने पास में 12 लाख की शॉप थी, बट 12 लाख की शॉप पे अपन को 2% का डेप्रिसिएशन माइनस करना है. तो 12 लाख माइनस 2% करेंगे तो आ जाएगा 11,76,000 रुपीज़. ठीक है, ठीक है, 11,76,000 रुपीज़ आ गया. नेक्स्ट वी हैव फिटिंग्स कितने की थी, पहले 2 लाख की थी. उसने क्या कहा था, जो नेहा है उसने ऐसे कहा है कि 5% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करो. तो फिटिंग्स पे 5% माइनस करा दैट लीड्स टू 1,90,000 रुपीज़. उन्होंने ऐसे कहा है कि जो कैश एट बैंक है वो है अपने पास में 2,50,000 का, और जो मोटर कार है 550 की उस पर अपन को 20% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. और मैंने आपको कहा था कितने टाइम रही है, 6 मंथ्स. तो 6 मंथ्स मतलब 1/2 करो या 6/12 करो, बात बराबर है. तो अपन ने ये करके अपना आ गया अपने पास में 4,95,000 रुपीज़. स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो है 6 लाख रुपीज़ का. ठीक है, ये आपको देखो स्टार्टिंग में दे रहेगा स्टॉक 6 लाख रुपीज़ का वो. फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसे कहा है नेहा ने कि आपके क्रेडिटर्स थे 1,40,000 के, लोन फ्रॉम फ्रेंड अपन ने लिया है 1 लाख रुपीज़ का. ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके 2013 से रिलेटेड है. अपन ने इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया. अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट लीड्स टू 24,71,000 रुपीज़. ये अपना क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल. तो क्या करेंगे अब अपन, वही सेम काम, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करा. फिर उसके बाद में क्या करा, जो ड्राइंग्स है अपनी 24,000 की कैसे आई, 2,000 रुपीज़ पर मंथ निकालता है, 12 मंथ्स होते हैं दैट लीड्स टू 24,000. ये अपन प्लस कर देंगे, सॉरी ड्राइंग्स प्लस होती है. फिर ये आ गया अपने पास में. अब इसके अंदर ये तो आ गया आपका आंसर. ठीक है, जो भी अपना नेट प्रॉफिट एंड लॉस है और जो डेप्रिसिएशन जो अपन ने चार्ज करा है इनकी कैलकुलेशन दिखा रखी है नीचे, जो कि अपन ने डायरेक्टली यहाँ पे फिगर लिख दी. ठीक है, बाकी अगर देखें तो 12 लाख पे अपन ने इसका निकाला 2%, ये 2 लाख पे अपन ने निकाला 5%, एंड 5,50,000 पे निकाला अपन ने कितना 20% 6 महीने का. इसी के साथ में जो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी है वो भी कंप्लीट होता है. अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मैथड. ठीक है, जो कि होता है कन्वर्जन मैथड. कन्वर्जन मैथड में क्या करते हैं, जितनी भी अपनी सिंगल एंट्रीज की एंट्रीज होती है अपन उनको डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि अपन एक प्रॉपर स्टेटमेंट्स बना सकें. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपन इसके बारे में कि क्या है ये.
देखिए चलिए अपन रीड करते हैं इसको। क्या है? इट मे बी पॉसिबल टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन बाय कन्वर्टिंग रिकॉर्ड्स इनटू डबल एंट्री मेथड। मतलब जो अपने जैसे सिंगल एंट्री की इन्फॉर्मेशन है अपन उनको कन्वर्ट करके डबल एंट्री के बना के कन्वर्ट करके डबल एंट्री में फिर अपन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। In this method, various ledger accounts are prepared. For example, sales, purchase, debtor, creditor, trading account, cash book. As the full information is not available, in the balancing figure of these accounts need to be correctly interpreted. जैसे कि अपने पास में फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो अपन को इसमें जो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको बहुत प्रॉपरली बनाना पड़ता है, और जो बैलेंसिंग फिगर आती है ना वही अपनी कुछ ना कुछ जो होती है वो फिगर अपने हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड द कैश रिसीव जितना हुआ है अपन को डेटर से, तो अपनी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगी, वो इंडिकेट करेगी सेल्स को। और साथ ही साथ अगर अपने पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पता है क्रेडिटर का और अपन को ये पता है कि क्रेडिट परचेज की फ़िगर कितनी है, तो अपने पास में जो बैलेंस अमाउंट आएगी वो क्या होगी, कितना अमाउंट अपन ने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। ठीक है, और इसी के साथ में अपन अपना जो प्रिपरेशन है वो इजीली कर सकते हैं। वंस दीज फिगर्स आर कैलकुलेटेड इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रेगुलर फॉर्मेट। ठीक है, तो एक तरीके से सिंपल है, जो भी अपनी डबल सिंगल एंट्री की है उनको डबल एंट्री में बनाने हैं, बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनेंगे, उसी के साथ में अपन की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसके बेसिस से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। रीड करिए, एक बार आप रीड करिए। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है। मिस्टर रमन starts a business with 30,000 rupees as a capital on 1st January 2016. That leads to that is opening capital कितनी है 30,000 rupees की। At the closure of the year financial position of his business, ये सारी चीज़ें है। क्रेडिटर्स है अपने पास में 20,000 के, कैश एट बैंक दे रखा है 15,000, डेटर्स है 25,000 के, स्टॉक 20,000 का है, प्लान जो है 40,000 का है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर अमन ने ड्रॉ करे 1,000 रुपीज़ पर मंथ, एवरी मंथ है ना, तो 1,000 इंटू 12 दैट लीड्स टू 12,000 रुपीज़ की ड्रॉइंग्स है। ठीक है, ऑन जुलाई 1 2016 ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल कितने की 15,000 की। फर्दर कैपिटल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय हर ड्यूरिंग द ईयर, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। क्या है, प्लान जो आपने है 40,000 का उस पर 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। रिजर्व मेंटेन करना है ऑफ 2.5 कह सकते हैं अपन ऑफ द रेज अगेंस्ट डेटर, जो अपन ने डेटर्स है उसके अकॉर्डिंग अपन को रिजर्व क्रिएट करके रखना है, कितना 2.5% से। ठीक है, मतलब इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो 25,000 के आपके पास में डेटर्स हैं यहाँ पे, तो 25,000 का 2.5% अगर अपन कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, ये आएगा 625 रुपीज़। ठीक है, इतने का आपको रिजर्व मेंटेन करके रखना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका जो है ये अपने एक तरीके से स्टेटमेंट बेसिस पे इसको सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है, अपन को बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग का 2016 से रिलेटेड ही अपन को डेटा दे रखा है। ओपनिंग अपन को गिवन है, अपन को सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कि क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी आपकी। तो कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, ये सारा ऐसे लिख दिया। जो अपने पास में क्रेडिटर्स गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर 80,000 की क्या है अपने पास में, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, फिर क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल आपने लिखी, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स जो है वो प्लस कर देंगे, माइनस क्या क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करिए वो माइनस कर देंगे, तो अपने पास में ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। उस ट्रेडिंग प्रॉफिट में से जो भी अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया है 4,000 का, 40,000 पे 10% 4,000, और जो अपन ने रिजर्व बनाया है 25,000 पे 2.5% जैसे मैंने आपको बताया था वो दोनों माइनस कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर अगर अपन वापस से बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे जो नई है 2016 के लिए, तो अपने क्या आएगा, कैश एंड बैंक वही सेम फिल्म, डेटर्स में क्या होगा, डेटर्स में से 625 जो है वो माइनस हो जाएगा जस्ट बिकॉज अपन ने रिजर्व क्रिएट करा है, स्टॉक उतना ही रहेगा। प्लान जो है 4,000 से लेस हो जाएगा क्योंकि डेप्रिशिएट हो चुकी है वैल्यू उसकी। और अगर अपन इस तरफ देखें तो कैपिटल जो है 30,000 की जो है अपनी क्लोजिंग 30,000 की कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल थी
फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी है वो लिख देंगे, ड्राइंग्स जो है वो आ जाएगी, नेट प्रॉफिट आ गया अपने पास में और क्रेडिटर्स अपने पास में है ही। तो इस तरीके से अपना जो है ये क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। एक रिक्वेस्ट कि एक बार आप रीड करिए। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर अपन को क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम सचिन हु मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अपन को कैश एट बैंक दे रखा है, सनराइज डेटर दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं एंड 10% लोन दे रखा है फ्रॉम मैसेस सचिन से। ठीक है, मैसेस सचिन से। अब ये सारी चीज़ें दे रखी है। फिर साथ में क्या कहा है, सचिन ने विड्रॉ करा है 5,000 रुपीज़ फ्रॉम द बिजनेस एवरी मंथ, मतलब 5,000 इंटू 12 दैट लीड्स टू 60,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स है फ्रॉम द मीटिंग ऑफ हाउसिंग एक्सपेंसेस करने के लिए। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय हिज प्राइवेटली 35,000 के एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो एक सेंस में अपन कह सकते हैं 35,000 क्या है, एक तरीके से फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी गई है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करी है जो उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स थी उनको बेच के। एट द एंड ऑफ द ईयर 2015-16 इट वॉज फाउंड दैट द फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन सचिन हैज़ नॉट बीन पेड। ठीक है, इंटरेस्ट पे नहीं करा लोन पे। डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर फॉर द फुल ईयर के लिए। शॉप जो असिस्टेंट was to be given and give a share of 5% on the profit ascertained before charging such shares। ठीक है, और कैलकुलेट करना है अपन को प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर कितने कब का, एंडेड 31 मार्च 2016 बाय सचिन। देखिए सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल अपन निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली है, देखिए सबसे पहले कैश एट बैंक लिखा। अब इन लाइन्स को देखना है, इनमें क्या करा है ना बुक ने आपके जो ओपनिंग वाले जो बैलेंस शीट थी, स्टेटमेंट जो अपन बनाते हैं वो, और क्लोजिंग वाला साथ में बना रखा है। तो आप एक बार के लिए इस फिगर को और इस फिगर को इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अब आप सिर्फ ये वाली फिगर्स देखिए, ये अपना होगा रिलेटेड टू 1/4/2016। तो अपन ने ओपनिंग जो अपने पास में बैंक में था वो लिख दिया, कैश एंड बैंक, डेटर्स लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया। अपने पास में क्रेडिटर्स है और अपने पास में लोन कितने का है, 30,000 का, ये अपन को पता है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो 44,000 आ गई। आप कैलकुलेट कर लीजिए चाहे से, तो वो ही आएगी। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे कैश एट बैंक कितना दे रखा है, दैट इज़ आपके लिए मैं ऐसे कर देती हूँ तो इजी रहेगा। देखिए 21,000 था, 21,000। नेक्स्ट अपन के पास में डेटर्स है 25, अपने पास में जो स्टॉक है वो 60 का 60। देन नेक्स्ट वी हैव फर्नीचर फॉर 29, यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में 22 एंड 30, 22 के अपने पास में क्रेडिटर्स हैं, 30 का अपने पास में लोन है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कितने का हुआ, 83,000 रुपीज़ का। इस तरीके से अपन ने क्लोजिंग भी निकाल ली अपनी। अब अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे जस्ट बिकॉज ये इधर आ गया। क्लोजिंग के अंदर अपन ड्राइंग्स प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स कितने की थी, 60,000 की थी, माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कितना निकला, 44,000, इसलिए अपन ने डेबिट वाली साइड लिखा। फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करिए 35, जैसे मैंने आपको कहा था उसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बेच के बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है या फिर इन्वेस्ट करिए एक सेंस में, तो 35,000 की हो गई फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करी है। फिर अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना आ गया, 64,000 रुपीज़ का, ये अपना आ गया ट्रेडिंग प्रॉफिट। साथ ही साथ अपन को डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कहा है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा अपने फर्नीचर पे, तो 29 लाख पे 10% दैट लीड्स टू 2,900। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना है, 30,000 पे 10%। अब आप पूछेंगे मैम ये 10% कहाँ से आया, देखिए ये लिखा 10% लोन फ्रॉम मिस्टर सचिन दैट लीड्स टू 10% की रेट है, तो 30,000 पे 10% लिखा है तो 3,000 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अपना नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 59,100 रुपीज़ का। ठीक है, अब ये जो है इसमें से और क्या माइनस करेंगे, कमीशन टू शॉप असिस्टेंट। कमीशन टू स्टॉक असिस्टेंट कैसे निकला, जो भी अपना नेट प्रॉफिट आया ना पीछे तक अभी तक जितना भी अपन ने कैलकुलेट करा, वो जो वैल्यू है उसका 5% जो है वो आपका कमीशन है। तो अपन 58,100 का 5% निकालेंगे, दैट लीड्स टू 2,905 रुपीज़। ठीक है, जब वो माइनस करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,51,900 5,000, ये कॉमा गलत लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट आवर फॉल्ट। अपन जब बुक ने ही कॉमा इतना गंदे तरीके से लगा के दिया तो वो रीड करने में तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो 55,195 रुपीज़ का जो है आपका नेट प्रॉफिट आ गया।
ठीक है। फिर ये नई जो आपकी नई जो बैलेंस शीट है फॉर द ईयर 2017 वो इसने प्रिपेयर कर रखी है। कैश लिख दिया, डेटर्स लिख दिए, स्टॉक लिख दिए, यहाँ तक की कोई इशू नहीं है। फर्नीचर जो था 29,000 का था, लेकिन उसमें 2,900 का आपका डेप्रिसिएशन है, तो वो माइनस करके अपन ने फिगर लिख दी। कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल थी 44,000 की जो अपन ने कैलकुलेट करी थी वो लिख दी। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 35 वो लिख दी। जो ड्राइंग्स है वो नेट प्रॉफिट आ गया अपने पास में 55,195 का, ठीक है। फिर उसके बाद में क्रेडिटर्स लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। जो कमीशन जो अपन ने असिस्टेंट को पे करा दैट लीड्स टू अभी अपन ऊपर कैलकुलेट करा 2905 और लोन जो है वो आ गया। अब इसके अंदर है ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपन को इस क्वेश्चन के साथ में दे रखी है, जो कि आपको एक बार के लिए बेसिक नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। देखिए क्या कह रखा है, जो ओपनिंग डेटर अकाउंट होता है ना ये असरटेन करता है क्रेडिट सेल्स, ठीक है, इन अ बैलेंसिंग फिगर। जो अपना डेटर अकाउंट होता है वो बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट सेल्स निकालता है। जो अपना क्रेडिटर अकाउंट होता है ना वो बैलेंसिंग फिगर में क्रेडिट परचेज निकालता है, ठीक है। और अपन प्रिपेयर करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, ये आपको पता है। और क्लोजिंग से क्या बनाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। कैश एंड बैंक अकाउंट आर असरटेन टू कैश एंड बैंक बैलेंस के लिए, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स में बी रिमेंबर टू कंप्यूट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ये पॉइंट्स अपन को पता होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए। क्या है, open the trading profit and loss account and balance sheet at the same time keep putting the information as available to these format where they should go. The process will like fill up blanks form. Prepare a necessary ledger account as and when will be needed and missing information. Ensure the given double entry effects of missing information. Go थ्रू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या है, सिंपली अपन को ये कहा है कि किस तरीके से अपन कन्वर्जन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपको सारे के सारे अकाउंट्स एक साथ ओपन करने पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे जो जो एंट्री आ रही है आपको उन सब एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है, जहाँ जहाँ पे डबल साइड में जहाँ जहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। फिर उसके बाद में जो मिसिंग फिगर्स आएगी, जैसे कि अपन को ऊपर बताया कि डेटर्स की मिसिंग फिगर क्या निकलती है, कैश सेल्स निकलती, क्रेडिट सेल्स निकलती है, डेटर्स की क्या निकलती है, दैट इज़ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर्स की क्या निकलती है, परचेजेस, क्रेडिट वाली, इस तरीके से। और इंश्योर करिए जो भी अपनी मिसिंग फिगर्स है उसका डबल इफेक्ट आ रहा हो। तो इसी के साथ में अपना जो कन्वर्जन का मेथड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब अपन इलस्ट्रेशंस करते हैं। चलिए अपना इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या दे रखा है अपन को इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, देखिए द बुक्स ऑफ जेड शोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपन को जनवरी 1 एंड दिसंबर 31 दिसंबर 2016 का डेटा दे रखा है। द बोर्ड डेटाज आर रिलेटेड टू 2016, ओके। तो इसके अंदर अपना ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा अपने को और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा। तो अपनी जो एक मेहनत है वो कम हो गई, राइट। आपको और भी चीज़ों के ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, जैसे बैंक का दे रखा है आपको, डेटर्स का दे रखा है, क्रेडिटर्स का दे रखा है, स्टॉक का दे रखा है और फिक्स्ड एसेट्स का दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द फॉलोइंग्स आर द डिटेल ऑफ द बैंक ट्रांजेक्शन। क्या क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर दैट इज 3,40,000 रुपीज़ अपन को कस्टमर से मिले हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा है कितने का, 2,80,000 का। कैपिटल ब्रॉट इन, अपन ने कैपिटल कितने लेके आए हैं, 5,000 रुपीज़ की कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। कैश फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितने की हो गई, 1,75,750 की अपन ने सेल्स कर दी फिक्स्ड एसेट्स की। एक्सपेंसेस का पेड ऑफ कर दिया अपन ने कितने का, 49,250 का। ड्राइंग्स कितने की, 25,000 की। और परचेज करी अपन ने फिक्स्ड एसेट कितने की, 5 की, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ गुड जो अपन ने सोल्ड करी है वो है 2,60,000 रुपीज़ की, है ना। और अपन को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, ऑन गुड सोल्ड जो करा है दैट इज़ 25%। बुक वैल्यू ऑफ दे रखी है अपन को फिक्स्ड एसेट की, वो है अपनी 2,500, ठीक है। प्रिपेयर करना है अपन को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द दिसंबर 31 दिसंबर 2016 के लिए। इन दिस अबव एग्जाम्पल द मिसिंग इन्फॉर्मेशन आर, क्या क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, सेल्स नहीं पता, परचेजेस नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बैलेंस नहीं पता, क्लोज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं पता अपन को, ना ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर पता है, ना ही ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का पता है।
है ना, क्योंकि कैसे देखिए अपन को यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है तो क्लोजिंग तो बता दिया बट ओपनिंग तो बताया ही नहीं, है ना। तो अपन ने यहाँ लिखा, फिर टू फाइंड आउट वी नीड टू, सॉरी एक सेकेंड, टू फाइंड आउट वी नीड टू ओपन द डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, है ना। तो अपन ये सारी फिगर्स पता कर सकें, ठीक है। और एक सिंस सेल एज वेल ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर आर अननोन, वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सेल्स का भी। क्या है सेल्स का फॉर्मूला, क्या होता है, जो भी अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुआ है प्लस कर देंगे अगर अपन ग्रॉस प्रॉफिट, तो अपनी जो है वो सेल्स निकल जाती है। और अगर उसी जगह जो भी अपना ओपनिंग होता है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस करते हैं, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने पास में परचेजेस आ जाती है, ठीक है। ये बात तो सिंपल है, ठीक है, ये आप सबको पता होगी। और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज याद कर लो, देयर इज़ नेवर लेट, ठीक है। क्या है, सेल्स कितने की थी, 2,60,000 की, ठीक है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,60,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करा था अपन ने। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज 2,60,000 प्लस 25% किस पे है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे है। तो 2,60,000 का 25% अपन यहाँ करेंगे, प्लस करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 3,25,000 जो है अपने पास में सेल्स आ गई। फिर उसी तरीके से परचेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, दैट इज़ 50,000 रुपीज़ का, ठीक है, सॉरी क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक 50 का है प्लस परचेजेस अपने पास है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 62,500 का। तो अपने पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आ गई, दैट इज़ 2,60,000। 2,60,000 में प्लस कर देंगे अपन 12,500, तो अपने पास में कितना आ गया, दैट इज़ 2,75,500, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम आप ये 50,000 कहाँ से लिया है, ओपनिंग स्टॉक तो अपन को गिवन ही नहीं है, या फिर आप ये 62,500 कहाँ से लिया है, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास गिवन है क्या। अरे बच्चों दैट्स नॉट नाइस। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, इजीली रीड करिए, अपन को स्टॉक दे रखा है, देखिए स्टॉक ओपनिंग का है 50,000 रुपीज़, क्लोजिंग का अपन को स्टॉक कितने रहेगा 62,500। तो क्या करा मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस अपन को निकालनी है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है अपने पास में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,60,000। ये कहाँ से आया, ये वापस यहीं से आया है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करा अपन ने, परचेजेस इधर लिख दिया, इसको इधर ट्रांसफर करके इस तरीके से सॉल्व करा, तो मेरे पास में परचेजेस आ गई 2,75,000 की। आई होप अब अपन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए अब अपन काम करते हैं अपना सेकंड, जो अपन को एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अपन को दूसरे अकाउंट्स जो अपन को बनाने हैं। देखिए एक सिंपल सेंस में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम कितने अकाउंट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे जितने जितने लिखे हुए हैं ना, जिनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इन सबके अकाउंट्स बनेंगे। सबसे पहले डेटर का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का बनेगा, अपने पास में स्टॉक का बनेगा, फिक्स्ड एसेट का बनेगा, ठीक है, और बैलेंस शीट बनेगी, जस्ट बिकॉज अपन को ओपनिंग बैलेंस निकालना है। सबसे पहली बात देखिए क्या है, सबसे पहले डेटर का अकाउंट बनाएं। डेटर का जो है अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, नहीं गिवन, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है अपन को डेटर का, हाँ मैम अपन को गिवन है, कितना है 87,500, ठीक है। तो मैं आपके लिए इनको मिटा देती हूँ, ईजी रहेगा, वेट अ मिनट। चलिए देखिए सबसे पहले अपन ने क्लोजिंग कैपिटल जो थी अपन को गिवन है, इसके अंदर वो अपन ने यहाँ लिख दी, दैट इज़ 87,500, ठीक है। साथ ही साथ अपन को इतना कहा गया है, यहाँ पे ऊपर देखिए रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स कितनी है, अपन को कितना पैसा अपन को रिसीव हो गया अपने डेटर से, कस्टमर से, वो कितना है 3,40,000। अब आप पूछोगे क्रेडिट साइड क्यों है, तो देखिए डेटर्स क्या होता है, एक तरीके से एसेट अकाउंट होता है, और एसेट जब भी बढ़ती है तब क्या होती है, डेबिट होती है, और जब भी एसेट अपनी कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस सेंस में बैंक जो हुआ अपने डेटर्स कम हो रहे हैं, तो अपने डेटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। और अपन को क्या कहा है, अपन ने सेल्स निकाली थी जस्ट अभी यहाँ ऊपर 3,25,000 की, तो इस सेल्स को भी अपन ने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। तो जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो क्या है अपने पास में 1,02,500 का अपने पास में बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। फ्रॉम द अबव अकाउंट वी गेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड द बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू द ओपनिंग
बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ थी आपकी, ये रही। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट इज़ 102, ये रहा। डेटर्स के अंदर अपन ने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब अपन बनाएंगे क्रेडिटर का अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिटर का बैलेंस इधर आता है ना। ओपनिंग बैलेंस अपन को गिवन है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, कितने का है 46,000 का, तो 46,000 अपन ने लिख दिया। साथ ही साथ अपन ने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है कितनी, 2,80,000 रुपीज़ की, वो अपन ने लिख दी। परचेजेस का फिगर अपन ने यहीं ऊपर कैलकुलेट करा था अभी, दैट इज़ 2,72,500, तो अपन ने ये लिख दिया। जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो क्या है, वो आ गई 53,500 की, ठीक है। अब ये जो क्रेडिटर की बैलेंसिंग फिगर है ये किधर ट्रांसफ़र होगी, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होएगी, ठीक है। तो 53,500 की यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, समझ गए। नेक्स्ट अपन बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का अपन को क्या गिवन है, देखो बैंक अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस अपन को गिवन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अपन को गिवन है, दैट इज़ 50,000 रुपीज़। तो अपन ने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लिख दिया, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, 50,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद में और क्या क्या कहा है अपन को, अपन ने पेमेंट करा था डेटर्स वन को, पेमेंट रिसीव हुआ है डेटर से, दैट इज डेटर्स कम हुआ है, पैसा अपने पास में आया। बैंक अकाउंट क्या है, बैंक का जब भी बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट हो गया, तो 3,40,000 तो ये आ गया। साथ ही साथ अपन ने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा तो अपना बैंक अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो बैंक अकाउंट कम हुआ तो यहाँ पे लिख दिया 2,80,000 रुपीज़, राइट। और अपन को यहाँ पे पीछे कहा गया है कि अपन ने एक्सपेंसेस ऐड करे हैं, दैट इज़ 49,000 रुपीज़, 49,250 की। ड्राइंग्स हुई है 25 की और परचेजेज हुई है 5,000 की, और अपन ने सेल करी है 1750 में, ठीक है। और अपन ने 5,000 का कैपिटल भी ब्रॉट करा है, तो इन सब की एंट्री कर देंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस की एंट्री कर दी, ड्राइंग्स की एंट्री कर दी अपन ने, फिक्स एसेट जो अपन ने परचेज करे उसमें भी अपना बैंक में से पैसा गया है ना, इसलिए कैश कम हो गया। साथ ही साथ अपन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी और सेल करी थी एसेट की 1750 की, तो ये पैसा आ गया अपने पास में, है ना। तो अपने पास में ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आई, ठीक है। और जो इसकी बैलेंसिंग फिगर है ये क्या होगा, ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगी अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट की, तो ये आ गई 62,500, ठीक है। अपने पास में फिक्स्ड एसेट्स कितने की है, 7,500 की, ये कहाँ से आया, ये आया आपके पास में, देखिए 5,000 की तो आपके पास में आपने परचेज करी है, पहले से आपके पास थी 2,500 की, तो 5,000 प्लस 2,500 दैट्स लीड्स टू 7,500 की, ये क्या है, ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी, यहाँ पे अपन ने लिख दी 7,500। स्टॉक अपने पास में पता है, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 50,000 रुपीज़ का स्टॉक है, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या है, ये कैपिटल आ गई, और ये जो कैपिटल है किस में जाएगी, ये जाएगी पुटिंग ऑल द बैलेंस वी गेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ये जो ओपनिंग बैलेंस था ना अपन को, यहाँ पे अपन को ओपनिंग बैलेंस निकल के आ गया अपना जो बैलेंस शीट का है, तो अपनी क्या निकल के आ गई, ओपनिंग बैलेंस निकल के आ गया, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इतना आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट वी हैव टू मेक द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट के लिए क्या है, अपन को ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, दैट इज 7,500 और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, दैट इज 9,000 रुपीज़। तो ओपनिंग लिख दिया और साथ ही साथ क्लोजिंग भी लिख दिया, ठीक है। अपन ने 1750 की एसेट बेची है। एसेट जो है, एसेट जो होती है ना, एसेट अगर बढ़ती है तो होती है डेबिट, और अगर एसेट कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट, राइट। तो अपन ने 1750 की एसेट बेच दी, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया, और जो 2,500 की एसेट है उसको अपन ने बेचा है किसमें, 1750 के अंदर, तो ये आ गई 750, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन जो लगाया है अपन ने, ये बैलेंसिंग फिगर, सॉरी इसको मत देखिए, ये इतना आ गया आपको, ठीक है। और साथ ही साथ अपने पास में बैंक में कितनी है, 7,500 की, तो ये है, इसमें से माइनस करा 2,500 की, जितने की सेल हो चुकी है अपने पास में।
ओपनिंग गिवन है ना, ओपनिंग में से अपन ने कितने की सेल कर दी, 2500 की सेल कर दी। वैसे चाहे आपने सेल कराओ 1750 के अंदर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितने की थी उसकी, वो थी 2500 को। अगर आप ये कैलकुलेशन नको भी करो, नहीं भी करो, तो इस जगह आपको डायरेक्टली यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, ठीक है। तो अपन ने ये 2500 की जो एसेट थी अपन ने कितने में बेची, अपन ने बेची 1750 में, तभी तो अपन को 750 का लॉस हुआ है। तो यहाँ से अपन की ये आ गई, ठीक है। ये अपन ने एसेट जो परचेज करी है ना, नहीं वो है ये 5000, ठीक है। तो अपने पास में बैलेंसिंग फिगर क्या आया, बैलेंसिंग फिगर आ गया 1000। 1000 क्या है, अब फिक्स्ड एसेट से क्या निकलेगा, फिक्स्ड एसेट से अपन ने बैलेंसिंग फिगर में डेप्रिसिएशन निकलता है जो कि है 1000 रुपीज़ का। ये बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। Putting all the balance we get the depreciation and balancing figure, ठीक है। In these cases you have to apply common sense to find out the balancing figure। ये कॉमन सेंस के बेसिस पे निकलता है। एज वी परचेज, सेल्स, लॉस और ये सारी निकल गई अपने पास में। अब अपन बनाते हैं, क्या बनाएंगे, अपन बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या था 50,000 का, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस है 62,500 का। 50,000 का अपन ने निकाला है, राइट ना। देखिए ना, ओपनिंग बैलेंस बैंक का अपन को पता था 50,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 62,500 का अपन ने निकाला है, तो ये यहाँ पे आ गया। साथ ही साथ अपन ने परचेजेस करी है 2,72,500 की, यहाँ पे निकाली थी अपन ने। सेल्स भी निकाली थी अपन ने, तो ये फिगर भी यहाँ लिख दी, परचेजेस लिख दिया, साथ ही साथ सेल्स भी लिख दी अपन ने, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 65,000 का, ये अपनी क्या है बैलेंसिंग फिगर है। ये जो अमाउंट है ये इधर ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पे, तो ये इधर आ गया, ठीक है। और अपन को क्या है, एक्सपेंसेस थे अपने पास में 49,250 के गिवन थे। डेप्रिसिएशन जो है 1,000 का, ये अपन ने इधर से निकाला है। देखिए यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकली थी ना 1,000 की, ये आ गई। और जो लॉस हुआ था, जो लॉस है वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका क्रेडिट साइड में तो प्लस अमाउंट आती है, और जो भी माइनस इधर आता है ना। तो जो लॉस हुआ था 2,500 माइनस 1,750 दैट लीड्स टू 750 का, वो अपन ने लिख दिया। और ये जो रिमेनिंग आई है बैलेंसिंग फिगर, ये क्या आ गया आपके पास में, नेट प्रॉफिट आ गया 14,000 का, ठीक है। आई होप आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, जो अपन को बनानी है बैलेंस शीट, ठीक है। अपन ने कैपिटल निकाली थी, ओपनिंग कैपिटल जो अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करी थी 2016 से रिलेटेड, 1 जनवरी 2016। तो उसमें अपन ने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के अंदर ओपनिंग कैपिटल निकाली थी कितने की, 1,69,000 की, ठीक है। तो 1,69,000 अपन ने बैलेंस शीट में लिख दिया। नेट प्रॉफिट जो है वो लिख दिया, और साथ ही साथ 5,000 की फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी लिख दी। टोटल आ गया 1,88,000 का, ठीक है। उस 1,88,000 में से जो ड्राइंग्स अपनी होती है वो माइनस कर दें, तो 25,000 की ड्राइंग्स माइनस कर दी, अपन को कही थे, ठीक है। तो अपने पास आ गया 1,63,000। साथ ही साथ अपन को ये भी बता रखा है कि अपने पास में क्रेडिटर्स कितने हैं, 46,000 के क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन थे अपन को क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स गिवन है 46,000 के क्लोजिंग में, तो अपन ने ये लिख दिया। इतना तो अपन सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट जो थी क्लोजिंग वाली 9,000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी। स्टॉक जो था 62,500 का, ये अपन ने 62,500 का क्लोजिंग स्टॉक जो है ये भी आपको गिवन था। डेटर्स का भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन था और बैंक का भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। ये सारी चीज़ें करी तो अपनी जो बैलेंस शीट है वो मैच कर गई 109,000 109,000 इसी के साथ में जो इलस्ट्रेशन नंबर आपका 5 है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही हो। इसके अंदर अगर मैं एक शॉर्ट वे में आपको बताऊं तो अपन को ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे, किन्हीं के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन नहीं थे। साथ ही साथ अपन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अलावा क्या अदर इन्फॉर्मेशन गिवन थी अपन को। फिर उसके बाद में सबसे पहले अपन ने सेल्स की फिगर निकालती। सेल्स अपन निकालते हैं जो भी अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है प्लस जीपी, ठीक है। तो अपने पास में सेल्स आ जाती है, उसी तरीके से अपन ने निकाली। और परचेजेस कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके अपने पास में परचेजेस आ जाती है। फिर अपन ने पर्टिकुलरली अकाउंट बनाया, डेटर अकाउंट बनाया, उससे अपनी बैलेंसिंग फिगर निकली जो कि अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर दी। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया तो उससे बैलेंसिंग फिगर निकली, वो भी ओपनिंग में ट्रांसफर कर दी। बैंक अकाउंट बनाया था, उससे अपने पास में
ओपनिंग बैंक अकाउंट निकला है, फिर वो भी अपन ने बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। ये सारी फिगर्स पुट इन करने के बाद में ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई थी अपने पास में। फिर अपन ने फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाया था जिससे अपने बैलेंसिंग फिगर में डेप्रिसिएशन निकला था। फिर अपन ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जिसके अंदर अपने पास में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकला। फिर उसके बाद में अपन ने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी नॉर्मल वे के अंदर ही, ठीक है। कैपिटल के अंदर अपन नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, फर्दर कैपिटल प्लस करते हैं, फिर उसमें से ड्राइंग लेस करते हैं, तो अपने पास में आ जाती है अमाउंट जो अपनी कैपिटल की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने लास्ट में क्रेडिटर्स भी लिख दिए। रिमेनिंग फिगर्स जो अपन को क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, अपन ने वो करा तो अपनी बैलेंस शीट मैच कर गई। इसी के साथ में जो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। और ये एक तरीके से सिंगल एंट्री के अंदर अपन ने डबल एंट्री में कन्वर्जन वाला जो है टॉपिक वो कंप्लीट कराता है, ठीक है। अब इस इलस्ट्रेशन के बाद में अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। अपने सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन बाकी है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में आपका जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी साथ ही साथ आपके जितने भी स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन है वो सारों के साथ में, ठीक है। और अगर अभी तक आप यहाँ तक आगे तक आप मेरी वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। दैट माइट हेल्प मी टू इन द सेंस जस्ट कि मैं मोटिवेट होंगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रेजेंटेड बाय रामा ब्रदर हु मेंटेन्स देयर अकाउंट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। कैलकुलेट करनी है अपन को टोटल परचेजेस और टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्रेडिटर्स से अपन परचेजेस निकाल लेंगे, डेटर से अपन सेल्स निकाल देंगे, सिंपल। डेटर्स दे रखा है अपन को ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बिल्स रिसीवेबल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं, और अपन को कुछ एंट्रीज दे रखी है जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स क्या होंगे अपने कम हो जाएंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, अपने पास बैंक का बैलेंस भी कम हो जाएगा साथ ही साथ। और इसके अंदर अपन के पास पैसा रिसीव हुआ है तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया है अपन लोगों को और डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अपन ने लोगों को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, अपन किनको करते हैं, डेटर्स को अलाउ करते हैं। डिस्काउंट रिसीव अपन को रिसीव हुआ है, अपन को इसको अपन कौन है, क्रेडिटर से रिसीव होएगा। बेड डेब्ट्स हो गया, ठीक है, कि कुछ पैसा जो अपन डेटर से लेने वाले थे वो पैसा अब नहीं मिलेगा तो वो बेड डेब्ट्स हो गया। रिटर्न इनवर्ड्स हो गया, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड सेल्स रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, कुछ बिल्स रिसीव हुए थे अपन को जो डिसऑनर हो गए तो उससे क्या होगा, अपना डेटर का अकाउंट वापस से बढ़ जाएगा। कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, अपन ने जो बिल्स पेबल थे उनके अगेंस्ट में कैश पे कर दिया। कैश रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, कैश रिसीव हो गया, अब कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा ऊपर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स दे रखी है अपन को और कैश परचेजेस दे रखी है। अपन को सारे अकाउंट्स बनाने हैं जिससे कि अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल इन द सेंस स्टार्टिंग के अंदर अपन को क्या दे रखा है बिल्स रिसीवेबल का, नहीं, सबसे पहले अपन बनाते हैं डेटर का अकाउंट, ठीक है। आपके लिए इजी रहेगा, लाइन वाइज चलेंगे, बुक के सॉल्यूशन को मत देखिएगा, ठीक है। बुक के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मतलब अपना ओपनिंग डेटर अपन को दे रखा है 28 का एंड क्लोजिंग दे रखा है 24 का। मैं आपके लिए मिटा देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए अपने पास में ओपनिंग डेटर जो है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 28,000 का और क्लोजिंग जो है 24,000 का, ये अपन को दे रखा है, ठीक है। और अपने क्या क्या है, सबसे पहली एंट्री थी कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। डेटर से कैश रिसीव हुआ है तो डेटर से कैश रिसीव हुआ है तो क्या हो गया, डेटर अकाउंट कम हो जाएगा। डेटर अकाउंट कम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, डेटर अपना असेट अकाउंट है, असेट अगर कम होती है तो क्रेडिट हो जाती है और अगर बढ़ती है तो वो होती है प्लस हो जाती है, ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउ करा गया था अपन को 1,000 का, वो अपन ने लिख दिया। बेड डेब्ट्स हो गया, मतलब एक तरीके से अपना डेटर्स कम ही हो गया क्योंकि वो डूब चुका है पैसा, तो 3,000 यहाँ आ गया। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न हो गया, जो अपन ने परचेज रिटर्न इनवर्ड्स जो हो गया दैट इज सेल्स रिटर्न होगा, ठीक है। ये हो गया 5,000 का, यहाँ आ गया। बिल्स रिसीवेबल जो अपन को रिसीव हुए थे उनसे अपना जो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया, साथ ही साथ बैलेंसिंग फिगर अपन को पता थी। और जो अपन को ये रिसीव हुए थे बिल्स रिसीवेबल 21,000 के, उसमें से 4,000 के जो है वो डिसऑनर हो गए तो वापस बैलेंस बढ़ गया। और जो बैलेंसिंग फिगर है ये अपनी 2,22,000 की, ये क्या निकली, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर आ गई है ना, ये अपनी क्रेडिट सेल्स निकल गई इन द सेंस, ठीक है। और नेक्स्ट अकाउंट किसका दे रखा है, नेक्स्ट अपन को बनाने के लिए कहा है बिल्स रिसीवेबल का। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग है 14 और क्लोजिंग है 15। ओपनिंग बैलेंस अपन ने लिखा 14,000, क्लोजिंग बैलेंस लिखा 15,000, ठीक है।
अपन को टोटल डेटर्स कितने के हैं अपने पास में, 21,000 के हैं, ठीक है। और कैश डेटर्स बिल डिसऑनर 4,000 के डिसऑनर हो गए। 21, अब देखिए 21,000 आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया। देखिए 21,000 का जो है अपन को क्या रिसीव हुआ था, अपन को ये हुए थे बिल्स रिसीवेबल 21,000 रुपीज़ के। सॉरी इट्स माय फॉल्ट, ठीक है, एक मिनट, ये इसको मत देखिए। 21,000 जब अपन बुक से सॉल्यूशन करते हैं तो ऐसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देखिए अपन को यहाँ देखिए इधर दे रखा है कैश रिसीव हुआ है अपन को अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल कितना, 16,000 का कैश रिसीव हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल अपना बैलेंस का बढ़ गया, दैट इज 16,000 आ गया, ठीक है। साथ ही साथ 4,000 का जो था वो अपना बिल डिसऑनर हो गए थे, तो जो डिसऑनर हुआ था तो उससे बिल्स रिसीवेबल्स की लाइबिलिटी एक सेंस में अपन को बढ़ गई है, तो जो और मिलना था अपन को पैसा अपनी असेट है ना एक तरीके से, ये आ गया 4,000। और अपनी बैलेंसिंग फिगर अपन को क्लोजिंग वाली गिवन थी, ठीक है, और अपन को ओपनिंग गिवन है। अपने पास में जो बैलेंसिंग 21,000 आया, ये जो 21,000 है अपने टोटल डेटर्स हो गए, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का कितना है, 16,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है, 32 है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 16,000 ओपनिंग बैलेंस एंड 32 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। लाइबिलिटी है अपनी क्रेडिटर की लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है अपनी तो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। और क्रेडिटर्स का इधर क्रेडिट बैलेंस होता है, ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को क्या कहा था, अपन ने डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2,000 का, यहाँ पे गिवन था, देखिए आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितने का, 2,000 रुपीज़ का, तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। और अपन ने कैश पे करा था क्रेडिटर्स को कितना, 1,60,000 का, यहाँ पे 1,60,000 आ गया, ठीक है। और अपन को रिटर्न हुआ था से ये आउटवर्ड्स हुआ था, दैट इज 6,000 रुपीज़ का, ठीक है। बिल्स पेबल अपन को रिसीव हुए थे जिससे कि अपने क्रेडिटर्स अपन ने पे कर दिए थे, तो अपने कैश में आ गया 17,000 का, ठीक है। इसी के साथ में जो अपनी ये बैलेंसिंग फिगर निकलती है 2,01,000 रुपीज़ की, दैट लीड्स टू क्रेडिट परचेज, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर हो गई, ठीक है। अब अपने पास में टोटल सेल्स निकालनी है और टोटल परचेजेस निकालनी है, राइट। अपन को क्वेश्चन में यही पूछा था, तो कैश सेल्स अपने पास में कितनी है, 60,000, ये रहे ना। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कैश सेल्स कितनी है, 60,000 एंड कैश परचेजेस कितनी है, 40,000, तो ये तो क्वेश्चन ने खुद नहीं बता दिया अपन को, ठीक है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं था। बाकी अपन ने निकाल दिया क्रेडिट सेल्स, अपन ने निकाली, अभी डेटर्स अकाउंट से अपन सेल्स निकालते हैं, क्रेडिट सेल्स कितने की निकाल दी, 2,22,000 की, वो अपन ने यहाँ लिख दी 2,22,000। साथ ही साथ जस्ट अभी अपन ने ऊपर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में कितने निकाले थे, 2,01,000, ये जो है अपनी क्रेडिट परचेजेस है, ये अपन ने यहाँ लिख दी, टोटल अपने पास में आ गया। इसी के साथ में ये जो सॉल्यूशन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपना सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन बचा है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि मतलब एक तरीके से जितना भी मैंने आपको इतनी देर से डेप्थ में पढ़ाया है ये सबका मिक्सचर है। अगर आपको एक कंप्लीट रिवीजन करना हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपके सारे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, सॉल्यूशन आप खुद से करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या है, Lakshmi, a retail trader, needs final accounts for the year ended 31st March 2013 for the purpose of taking bank loan, ठीक है। उसको बैंक लोन लेना है, इस वजह से उसको बनाना है। और बैंक लोन सिंगल एंट्री में तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि अपने एक तरीके से प्रॉपर नहीं होते, बैंक सजेस्ट नहीं करते, तो डबल एंट्री में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। विद द फॉलोइंग इनपुट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है अपन को 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट भी बनानी है 31 मार्च 2013 की। डिटेल्स दे रहे कि पेमेंट एंड रिसिप्ट की। कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, कैश का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि कैश डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, तो दोनों में एंट्री हो जाएगी। डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, डिविडेंड अपन को रिसीव हुआ है पर्सनल अकाउंट जो डिपॉजिट हुआ है बैंक का, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, राइट। ट्यूशन फीस जो है लक्ष्मी की डॉटर उसने पे करी है चेक से, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि चेक से बैंक से पे करा है चेक से, और ट्यूशन फीस एक तरीके से इसके जो पर्सनल अकाउंट बनेगा ना, पर्सनल अकाउंट को क्या कहते हैं अपन,
ये देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दे रखा है मिस लक्ष्मी का कैपिटल अकाउंट, इसी के अंदर देखिए ट्यूशन फीस भी आई है और साथ ही साथ अपने बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें अपन इसी से चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये भी लिख दिया। फिर उसके बाद में रेंट फॉर द ईयर बाय चेक अपन ने पे करा है, रेंट भी इसका घर का चेक है तो अपन उससे चार्ज करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट से, और साथ ही साथ में 9,000 रुपीज़ चेक से हुआ है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से कैश रिसीव हुआ है अपन को। ठीक है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स अपन ने पे करा है क्रेडिटर्स को। सैलरी एंड वेजेस पे हुई है कैश से। सिंपल एंट्रीज है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कैश, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दिया है कैश में। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी का कैश में पैसा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी जो घर की है ये उसकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज करी जाएगी पर्टिकुलर लक्ष्मी के। जनरल एक्सपेंसेस पे करे हैं इन कैश में। और अपन को ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, किस किस का, स्टॉक का, बैंक का, कैश का, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का एंड इन्वेस्टमेंट का। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, 15,000 एंड 15,000 में कोई चेंजेस नहीं आया है, बट जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तब याद रखिएगा कि 15,000 को लिखना मत भूलिएगा। और क्या कहा है, शी इज़ इन्फॉर्म यू टू ड्रॉ 6,000 रुपीज़ मंथली, वो ड्रॉ करती है, विड्रॉ करती है, मतलब एक तरीके से ड्राइंग्स करती है। तो 6,000 इंटू 12 दैट लीड टू 72,000, है ना। और सम डेटर्स डिपॉजिट चेक डायरेक्टली इनटू बैंक, और कुछ जो डेटर्स है वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये स्टॉक अकाउंट, बैंक अकाउंट, जितने मैंने क्या कहा था, ये जितने भी हैं इन सब के अकाउंट बनेंगे। और अगर कोई नेसेसरी अकाउंट रिक्वायर होता है तो वो करते हैं। और अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और फिर लास्ट की फाइनल बैलेंस शीट जो होती है वो प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ में अपना ये जो पूरा का पूरा चैप्टर, एक तरीके से अपन कह सकते हैं क्वेश्चन भी हो सकता है, कंप्लीट हो जाएगा। अब आप बताइए कि इसको मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। अभी मैम 1 घंटे की तो वीडियो हो ही चुकी है मैम, प्लीज़ थोड़ा सा एक और करवा दीजिए, हमारा पूरा हो जाएगा। चलो अपन करवाती हूँ मैं, तुम तो खुद से कुछ करने ही नहीं वाले हो। नो बैड हैबिट्स, बी द स्पिरिट, अपन खुद से सॉल्व करिए। चलिए एक काम करते हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, और है ना फिर उसके बाद में फाइनल आंसर्स मेरे साथ में चेक करिए। दैट यू कैन डू, है ना। तो चलिए, आई होप आपने पॉज कर दी थी वीडियो और आप उसके बाद में ये सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। देखिए क्या है, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का अपन ने ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अपन ने परचेजेस थी अपने पास में, क्रेडिट परचेजेस करी है 44,225 रुपीज़ की। ठीक है, ये कहाँ लिखी है मैम, ये लिखी नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या कहा था, क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है, अपना डेटर क्रेडिटर अकाउंट से बनती है। अब यहाँ देखिए आप साइड में जो इधर देखिए क्रेडिटर अकाउंट दे रखा है, क्रेडिटर का अपन ने ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, अपन को पे कर दिया गया है कितना, अपन ने 40,025 था वो हुआ था। ये रहा देखिए आपको यहाँ दे रखा है पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर कितना है 40,025, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में कितनी आई 47,225, ये 47,225 जो है मैंने यहाँ लिखी है। इसी तरीके से कैश परचेजेस, कैश परचेजेस कहाँ से निकलेगी, कैश परचेज निकलेगी अपने कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट से कैसे निकलेगी, देखिए ये जो एंट्रीज है ना, आई रिक्वेस्ट कि आप ना मतलब साथ साथ में चलिएगा। लाइक जैसे अगर कैश से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको अभी पीछे में जब समझा रही थी तो मैं आपको बता रही थी ना, इससे कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, इससे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो साथ साथ में एंट्री करोगे ना तो ईजी रहेगा रिकॉर्ड करने में भी। जैसे कि अपन ने कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन था अपन को और क्लोजिंग बैलेंस अपन को गिवन है, साथ साथ में अपन ने बैंक से पेमेंट करा था, 9,000 की सैलरी थी, ट्यूशन ट्रांसपोर्टेशन थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, ड्राइंग्स थी, जनरल एक्सपेंसेस अपन ने पे करे थे, और साथ ही साथ अपने पास डेटर्स कितने के थे 52,500 के। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास में अपन ने पेमेंट करा था ना, क्रेडिटर्स अपन को पेमेंट रिसीव हुआ था ना। कैश क्या है अपना, कैश अपना एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट का बैलेंस कब कम होता है, जब भी कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस केस के अंदर अपन ने डेटर से अपन को पैसा रिसीव हुआ था, अभी अपन ने यहाँ पीछे पढ़ा था डेटर से अपन को कितना पैसा रिसीव हुआ है, कैश रिसीव कितना हुआ है 52,500 का, इतने का पैसा रिसीव हुआ है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और अगर अपन ऐसे सेम तरीके से अपन डेटर अकाउंट बनाएंगे, डेटर अकाउंट में अपन ने कैश रिसीव यहाँ पे लिख दिया, बैंक में लिख दी
कि इतने का अपने पास में था, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना, मतलब देखिए आई तो रिक्वेस्ट कि आप इसको खुद ही करिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होना तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि जब तक मैं अभी आपको सारा का सारा बता दूंगी तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मैम ने बता दिया, बस यहाँ से यहाँ टिक करा, यहाँ से यहाँ टिक करा, इस तरीके से सॉल्व हो गया। बट जब तक आप इसको हाथ से नहीं करोगे तब तक बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है वो रिटर्न बेसिस पे है, समझ गए। तो आप हवा में तिर्रियाँ नहीं मार सकते हो मतलब हवा में नहीं ले सकते हो कि लाइक आपने कैलकुलेटर पर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया, आपको हर चीज़ शो करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक सेंस से बता दूँ, स्टॉक से क्या निकलेगा अपना, स्टॉक से अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी, कितनी अपन ने सेल्स करी है। बैंक से क्या निकलेगा, डेटर अकाउंट निकलेगा कि कितने अपने पास में डेटर्स है, ठीक है। ये जो डेटर्स है, ये डेटर्स अपन ने यहाँ पे यूज़ करे हैं ऊपर, दैट इज 86,775 के। फिर उसके बाद में कैश से मैंने आपको बता ही दिया, परचेजेस की फिगर निकल दी। ये परचेजेस की फिगर जो आती है ये आएगी अपने स्टॉक अकाउंट में यहाँ पे, क्योंकि परचेजेस कौन सी है, ठीक है, ये आ गई कैश परचेजेस, और क्रेडिट परचेजेस की फिगर अपन ने निकाल दी डेटर से, मतलब क्रेडिटर से, और ये हो गया। फिर मैसेज लक्ष्मी लिमिटेड का, लक्ष्मी का कैपिटल अकाउंट, जो मैंने आपको कहा था ड्राइंग्स इससे चार्ज करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करनी पड़ेगी, बैंक को चार्ज करना पड़ेगा, और जो अपन को डिविडेंड 250 का रिसीव हुआ है वो अपन ने लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर जो आ गई ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो इसके अंदर जो परचेजेस आएगी वो बोथ आएगी, क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड होती है और कैश परचेजेस भी इंक्लूड होती है, तो अपन ने यहाँ लिख दी, ठीक है। सेल्स अपने पास में है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ, ठीक है। उसी के साथ में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में जो रेंट, सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। ये देखिए अपन ने यहाँ पे कैश में पेमेंट करा था ना इन सबका, तो किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड है ये। और रिमेनिंग जो अपना ट्यूशन फीस, इलेक्ट्रिसिटी और जो ड्राइंग थी वो अपन ने यहाँ लिख दी है। ये ड्राइंग 72,000 की अपन लेके आए ना, 6,000 × 12 करके, जो अपन को क्वेश्चन में यहीं कहीं गई थी, ये रही, ठीक है। इस तरीके से ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। फिर बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट इजी है, सिंपल काम है अपना। इसी के साथ में अपना ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी है मेरी तरफ से, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, लाइक मैंने आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझाया था, फिर मैंने आपको फिगर्स बता दी कहाँ कहाँ से लिखनी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती, इस वजह से मैंने शॉर्ट में समझा दिया। बाकी मैंने जितने भी आपको इलस्ट्रेशन थे पहले वाले, मैंने आपको एक एक इलस्ट्रेशन का एक एक का मीनिंग बताया कि वहाँ पर क्यों आया है, कैसे आया है, कि अपना असेट अकाउंट है बढ़ रहा है, इस वजह से अपन ने ये करा है, डेबिट करा है, क्रेडिट करा है, या फिर कुछ भी करा है, लाइक क्रेडिटर्स के लिए और इन सब के लिए मैंने बहुत अच्छे से डीप एक्सप्लेनेशन दिया आपको। और अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके नोट्स तो कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको कोई PDF का ऐसे वो ही नहीं है आपके पास में इशू। ये जो नोट्स है ये आपके पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल से पढ़ाएं, आप खुद चेक कर सकते हैं। मैंने स्टडी नोट नंबर जो अपना है 5 का, इसका पेज नंबर 1 से मैंने स्टार्ट करके एंड तक आपको सब कुछ पढ़ा दिया। तो मेरी तरफ से मैंने थ्योरी भी पढ़ा दी है, प्रैक्टिकल भी पढ़ा दिया, जितना भी स्टडी मटीरियल से रिलेटेड था। इसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम आए तो नो इशू, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं इस वीडियो के अंदर और आप अभी तक हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।